राशि एक दिन ऑफिस से घर आती है और अपने कमरे में ही जा रही होती है। तभी उसे अचानक से चक्कर आते हैं और वो जमीन पे गिर जाती है। सोफे पे बैठा हुआ उसका पति राहुल भागते हुए उसके पास आता है और उसे उठाकर सोफे पे लिटा देता है। राशि, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जल्दी आंखें खोलो, मुझे डराओ मत। देखो देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उठो ना प्लीज, खोलो आंखें। ये क्या, ये आते ही सोफे पर पड़ गई। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ऑफिस में बैठे बैठे ये इतना कैसे थक जाती है। माँ, आप चुप हो जाइए, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, गुस्से में हूँ। आपको कुछ कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। आप यहाँ से जाइए। अगर मेरी मदद नहीं कर सकती ना तो परेशानी को बढ़ाइए मत। बेटा, तू तो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। मेरे कहने का मतलब था कि ये सिर्फ नाटक कर रही है, इसे कुछ नहीं हुआ है। गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। अभी थोड़ी देर में देखियो, खुद ही होश आ जाएगा। माँ, आप डॉक्टर को फोन कर रही हो या नहीं कर रही हो, बस ये बता दीजिए। बेटा, डॉक्टर को बुलाकर बिना बात के पैसे खराब करने का कोई फायदा नहीं है। अभी होश आ जाएगा इसे। मैं ही पागल हूँ जो आपसे कहा ये काम करने को। आप रहने दीजिए, मैं खुद डॉक्टर को बुला लूंगा। और एक बात बताइए माँ, अगर आप राशि के लिए कुछ कर दोगी तो क्या आपकी इज्जत घट जाएगी? राहुल इतना कहकर डॉक्टर को फोन मिलाता है, लेकिन डॉक्टर कॉल रिसीव ही नहीं करती है। तभी राहुल अपनी माँ से बोलता है, माँ, कम से कम इंसानियत के नाते इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आपको मेरी कसम है, आप इसका ध्यान रखेंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे इसको परेशानी हो। बेटा, मैं तुझे फिल्मों की जुल्म करने वाली सास लग रही हूँ क्या? जा ले आ डॉक्टर को, मैं तेरी राशि का ध्यान रख लूंगी। राहुल जैसे ही घर से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, राशि अपनी आंखें खोलती है। उसे देखते ही सावित्री राहुल को आवाज देकर रोकती है। अरे रुक जा मेरे जोरू के गुलाम, आ गया तेरी राशि को होश। अब किसी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तुझे मेरी बात पर तो भरोसा होता नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है, जब तुम बेहोश हुई ना तो मैं बहुत डर गया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। बिना बात के मेरे बेटे को इतना परेशान कर दिया। जब उठना ही था तो थोड़ा और पहले उठ जाती। माँ, चुप हो जाइए भगवान के लिए प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। राहुल जी, आप इतना परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। शायद गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गए होंगे। आज दोपहर ही मैंने खाना नहीं खाया था। तुम अपना ध्यान अब बिल्कुल भी नहीं रखती हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। आज मैं थोड़ा बिजी क्या हो गया? तुमने क्या खाया ये पूछने के लिए फोन नहीं किया तो तुमने लंच ही नहीं किया। सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप परेशान मत हो। देख लो, अगर आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जब देखो तब परेशान कर देती हो तुम मुझे। अब तुम अपने लिए प्यार मोहब्बत वाली बातें अपने कमरे में करना। पता लग गया ना कि कुछ नहीं हुआ है तो बहू, अब तुम किचन में जाओ और खाना बनाओ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बीमार है। अरे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है इसको। आप खाना बना दीजिए ना, क्या बिगड़ जाएगा आपका? अगर बहू के रहते हुए भी मुझे ही खाना बनाना पड़े तो फिर बहू के रहने का फायदा ही क्या है? आज क्या, मैं तो रोज ही बना लिया करूँगी। तुम दोनों मियाँ बीवी नौकरी करो और मैं इस घर की नौकरानी बन जाऊँ। यही तो चाहते हो तुम लोग। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खाना बना लूंगी। राशि रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन राशि खाना खाने से मना कर देती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। दिन बीतते हैं। राशि अपने ऑफिस के साथ साथ ससुराल की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही होती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी सास उससे सीधे में बात तक नहीं करती है, क्योंकि वो थोड़े छोटे घर से थी। अपनी माँ का अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर राहुल राशि से बोलता है, राशि, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ले चलता हूँ। वो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। सुबह सुबह तुम्हारी बहन का फोन आया था। अभी कल रात में ही तो मैंने उनसे बात करी थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। अरे वो बूढ़ी हो चुकी है, बूढ़े लोगों के शरीर का क्या पता, रात में कुछ हो गया होगा। अरे तुम चलो ना, ये सब वहाँ जाकर देख लेना कि क्या हुआ क्या नहीं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या माँ जी हमें जाने देंगी? तुम ये कैसी बात कर रही हो? माँ क्यों मना करेगी, क्यों नहीं जाने देगी? अरे वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम्हारा जाना फर्ज है, तो तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, फिर आप तैयार होइए, मैं माँ जी से जाने के लिए पूछ कर आती हूँ। राशि अपनी सास सावित्री के कमरे में जाती है और उसे बोलती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। राहुल जी मुझे घर लेकर जा रहे हैं, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ?
मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तेरे रहने या नहीं रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जाना है तो जा, भला मुझे तुझे रोकने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। माँ जी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बातों से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पता नहीं आपको मुझसे किस बात की परेशानी है। मैं चलती हूँ, कोशिश करूँगी कि जल्दी आ जाऊँ। अपने प्रति अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर राशि को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो ये बात राहुल से नहीं बताती है। मायके के लिए निकल जाती है। तभी राहुल बीच रास्ते में गाड़ी रोककर राशि से बोलता है, सुनो, तुम्हारी माँ ना बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है। वो सब कुछ मैंने जो भी कहा था वो सब झूठ था। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वहाँ रहो, और मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। अब तुम अपने मायके जाकर ना कुछ मत कहना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर माँ जी को इस बारे में पता लगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो आपको और मुझे दोनों को बहुत सुनाएंगे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें ना ऐसे काम करते हुए देख नहीं सकता। मैं परेशान हो जाता हूँ तुम्हें ऐसे देखकर, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। तुम कुछ दिन वहाँ आराम से रहना, उसके बाद वापस घर आ जाना। वैसे भी बहुत दिन हो गए मायके गए हुए। अपनी पति की बात सुनकर राशि मुस्कुराने लगती है और कुछ देर बाद राहुल उसे उसके मायके छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। राशि अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश रह रही होती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी सास उसे एक बार भी आने के लिए फोन नहीं करती है। कुछ दिनों बाद राशि अचानक से फिर से बेहोश हो जाती है और उसके घर वाले डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाते हैं। तो पता चलता है कि राशि गर्भवती है। ये सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और राशि की माँ राहुल को फोन करके कहती है, मुबारक हो दामाद जी, आप बाप बनने वाले हैं। राशि गर्भवती है। आप ये क्या कह रही है मम्मी जी? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही ना? दामाद जी, मैं आपसे मजाक थोड़ी करूंगी। मैं आपकी साली हूँ क्या जो आपसे मजाक करूंगी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम सभी को जिसका इंतजार था वो नन्हा मेहमान आने वाला है अब। मम्मी जी आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं राशि को लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जल्दी से ये खुशखबरी माँ को सुनाता हूँ। राहुल फोन रखकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और सावित्री को राशि के गर्भवती होने की खबर सुनाता है। ये सुनते ही सावित्री खुशी से झूम उठती है। वो भूल जाती है कि वो राशि से ठीक तरीके से बात तक नहीं करती थी। उसका बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो अपने बेटे के साथ राशि के घर उसको लेने के लिए पहुंचती है। राशि अपनी सास को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जो सास उसे फोन करके उसका हालचाल तक नहीं पूछ रही थी, वो उसे लेने के लिए उसके मायके तक आ जाती है। राशि यही सोच विचार कर रही होती है, तभी सावित्री बोलती है, बहू, मैं जानती हूँ तू कौन से सोच विचार में है, लेकिन पहले मेरा आशीर्वाद तो ले ले। माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मुझे लेने मेरे घर आई हैं। बहू, मुझे माफ कर दे मेरे बर्ताव के लिए, लेकिन लोगों ने जो कहा है वो सच कहा है कि किसी के ना रहने पर ही उसकी कदर का एहसास होता है। जब तू अपने घर आ गई तब मुझे तेरी कमी का एहसास हुआ। सावित्री इतना कहकर अपनी बहू को गले लगा लेती है। बच्चे की खबर सुनते ही राशि की सास बिल्कुल ही बदल जाती है। अपनी सास के बदले रूप को देखकर राशि बहुत खुश होती है। उसकी सास के बदलने के कारण उसे ससुराल में भी अपनी माँ जैसा प्यार नसीब हो जाता है और दुख के दिन सुख में बदल जाते हैं। मधु अपने जेठानी शीला और अपने पति रवि के साथ रहती थी। मधु की जेठानी को सारी सब्जियां पसंद है, लेकिन उसे टिंडा पसंद नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मधु बाजार से घर आती है तो उसकी जेठानी उससे कहती है, क्या बात है मधु, आज सब्जियां तो बहुत ताजी ताजी लेकर आई हो। हाँ दीदी, सस्ती सब्जियां मिल रही थी तो मैं ले आई। सही किया, वैसे भी घर में आलू के अलावा कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। पता है आजकल सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई है। मुझे कैसे पता लगेगा, हमेशा तुम ही तो बाजार जाती हो। दोनों बात कर ही रही होते हैं तभी उनकी पड़ोसन अनीता चाची का उनका घर आना होता है और सब्जियां देखते हुए अनीता कहती है, ओहो, ताजी ताजी सब्जियां, कितने में मिला ये टमाटर? पूरे 120 रुपए किलो है। और बताओ, और भी कुछ पूछना है क्या? फोकट में सब्जियां उठाकर अपने घर ले आने का इरादा है? भक बकलोल, हम काहे सब्जी उठा के ले जाएंगे? हम तो तुम्हारी जेठानी से बाकायदा मांग कर ले जाएंगे। ले आ गई ना अपने मांगने की फिराक में। कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत महंगी है सब्जियां बाजार में, और तुम हमेशा हमारे घर से सब्जियां उठा कर ले जाती हो।
दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है, तभी शीला सब्जी उठाकर अपनी पड़ोसन अनीता को दे देती है। अनीता एक बहुत कंजूस औरत थी, सबके घर से कुछ न कुछ मांग कर अपना घर चलाया करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन घर पे कोई सब्जी नहीं थी, बस 2 टिंडे के अलावा। तभी मधु बोलती है, आज घर में सब्जी नहीं है दीदी, तो क्या बनाऊं? सब्जी में बस एक टिंडा ही है। टिंडे? छी छी छी, मुझे टिंडे नहीं पसंद। तुमको खाना है तो खाओ, पर गलती से भी मुझे मत खिलाना। ठीक है, मैं कुछ और ही सब्जी बना देती हूँ, आप टिंडे मत खाना। हाँ, अगर मैंने सपने में टिंडे खा लिए ना तो मुझे रात भर डरावने सपने आएंगे। बहुत नफरत है मुझे टिंडे से। ठीक है, आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। मधु की जेठानी को टिंडा पसंद नहीं होता, लेकिन मधु खाने में भरवा टिंडे बनाती है और अपनी जेठानी को खाने में भरवा टिंडे ही देती। भरवा टिंडा खाकर उसकी जेठानी बोलती है, वाह, क्या लजीज खाना बनाया है तुमने मधु। ऐसा लग रहा है तुम्हारे हाथ को चूम लूं। काश मैं ऐसा कर पाती। कोई बात नहीं दीदी, आप चूम सकती हो। नहीं नहीं, तुम्हारे पति ने देख लिया तो गलत सोचने लगेगा। दोनों देवरानी और जेठानी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मधु का पति रवि आता है और कहता है, क्या बात हो रही है और मुझे किस बात का बुरा लगेगा? सुनो देवर जी, अगर मैं तुम्हारी बीबी के हाथ चूम लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाथ क्यों चूमना है? ऐसा क्या कर दिया मेरी बीवी ने जो आज आप मधु का हाथ चूमना चाहती हो? आज मधु ने बहुत बढ़िया और मजेदार खाना बनाया है, तुम भी खाकर देखो। जब आप इतनी तारीफ कर ही रही हो तो खाना तो पड़ेगा। भला मैं क्यों पीछे रहूं हाथ चूमने से? रवि भरवा टिंडे की सब्जी खाकर मधु की तारीफ करता है और हंसी मजाक करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन शीला मधु से कहती है, मधु, तुमने उस दिन सब्जी क्या बनाई थी, याद है कुछ? कौन सी सब्जी? पता नहीं, लेकिन मैं और देवर जी तुम्हारी सब्जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो वाली सब्जी। अच्छा तो बताइए क्या हुआ उस सब्जी का? वही सब्जी फिर से बनाकर खिला दो। लेकिन दीदी अभी वो सब्जी घर पर है नहीं, शाम को लेकर आती हूँ, फिर बना के खिलाऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो कौन सी सब्जी बनाई थी तुमने उस दिन। कल बताऊंगी, अभी मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। मधु अपनी जेठानी को इतना बोलकर बाजार से टिंडे लेने चली जाती है और भरवे टिंडा बनाकर अपनी जेठानी शीला को खिलाती है। ऐसे ही अगली सुबह मधु और शीला बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन का बेटा राहुल आता है और कहता है, वाह वाह, क्या बात है, आज दोनों भाभियां एक साथ, क्या हो रहा है? मस्का कम लगाया करो राहुल जी, हम रास्ते में चलते वक्त फिसल जाते हैं आपके लगाए हुए मक्खन की वजह से। क्या भाभी, आप भी मजे ले रही हो मुझसे? क्या करूँ राहुल जी, जैसा आप हमें बोल रहे हो उस हिसाब से कम ही बोला है मैंने। मधु की बात काटते हुए शीला कहती है, रुक, इसको अभी मैं जवाब मुंह पर फेंक कर मारती हूँ, तब पता लगेगा कि हम साथ में हमेशा रहते हैं या नहीं। बड़ी भाभी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप तो भड़क गई। ओ रोमियो, तुम्हें क्या लगता है मैं और तुम्हारी बातों से भड़क जाऊं? कभी हो ही नहीं सकता, लिख कर ले लो। बताओ राहुल जी, क्या लेने आए हो आप हमारे घर? जो लेने आए हो वो लेकर चलते बनिए। क्या बात है भाभी, आप तो मेरे बिना बोले सब कुछ समझ जाती हो। वैसे मैं कुछ लेने ही आया था। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी माँ की आदत अच्छे से मालूम है और तुम अपनी माँ पे गए हो, ये भी मुझे मालूम है। क्या भाभी, आपको तो मालूम होना चाहिए ना, हर बच्चा अपनी माँ पे जाता है। हाँ तो बताइए क्या चाहिए आपको? भाभी ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ सब्जी होगी तो दे दो। राहुल के कहते ही मधु रसोई से भरवा टिंडे की सब्जी लाकर राहुल को दे देती है। राहुल के जाते ही शीला गुस्से में कहती है, मधु, तुमने इनको मेरी मनपसंद सब्जी क्यों दे दी? अब मैं क्या खाऊंगी? यही सब्जी थी तो दे दी मैंने, आप दूसरी कोई सब्जी खा लेना। मुझे नहीं खानी कोई दूसरी सब्जी, मुझे तो वही सब्जी चाहिए जो मेरे लिए बनाई थी तुमने। आपको टिंडे की सब्जी खानी है, वो बना दूं? नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे टिंडे की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो तुम मुझे कैसे बोल सकती हो कि टिंडे की सब्जी खाने के लिए? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको डरावने सपने आए क्या इतने दिनों तक? नहीं, क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? वो क्या है ना, आज तक आपको जिस भी सब्जी से नफरत थी मैंने वही सब्जी खिलाई है आपको, भरवा टिंडे बनाकर। क्या तुम मुझे टिंडे की सब्जी इतने दिनों से खिला रही हो और वही सब्जी मैं बड़े चाव से खा भी रही हूँ? वाह। हाँ, अब बताइए आपको खानी है भरवा टिंडे की सब्जी? शीला बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और कुछ घंटों तक सोचती रहती है।
और फिर अपनी देवरानी मधु से आकर कहती है, मधु, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। किस बात का भरोसा नहीं हो रहा आपको? यही कि तुमने मुझे इतने दिनों से टिंडे की सब्जी खिला रही थी और मुझे खबर भी लगने नहीं दिया। क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या भरवा टिंडे की सब्जी? नहीं, मुझे पसंद नहीं बल्कि बहुत पसंद आई वो सब्जी। आज के बाद मैं बाजार जाऊंगी सब्जी लेने के लिए और फिर तुमसे सीखूंगी भरवा टिंडे बनाने की रेसिपी। तो फिर आज से शुरुआत करें, चले बाजार, आप भी सीख लो बाजार जाकर खरीदारी करना। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों सब्जियों की खरीदारी करते हैं और पूरा बाजार ढूंढने पर भी उनको कहीं भी टिंडे नहीं मिलते। तभी मधु शीला से कहती है, आपकी किस्मत तो देखो, पूरे बाजार में टिंडा कहीं भी नहीं है। शायद टिंडा उगाने वाला भाग गया अपने पड़ोसन के साथ कलमुआ कहीं का। कोई बात नहीं, आज कुछ और सब्जी बनाते हैं, वो ही खा लेंगे। नहीं, मुझे नहीं खानी कोई दूसरी सब्जी। सब तुम्हारी ही गलती है। तुम उस कंजूस कामचोर अनीता चाची की बेटे को सब्जी देती हो ना, मुझे इतना दुख होता है। क्या दुख, किस बात का? सब्जी ना खाने का दुख। तुम नहीं समझोगी मेरा दुख, रहने दो। अब चलो घर चलते हैं। आए हाय, सुबह से ना मिला टिंडा और ना मिली टिंडे की सब्जी। हाय, मेरी जिंदगी बीच मझधार में रह गई। क्या बोले जा रही हो, पागल हो गई हो? सदमा लग गया है क्या आपको बिना भरवा टिंडे खाए? शीला और मधु दोनों बाजार से घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और ऐसे ही एक दिन शीला का घर का काम कर ही रही होती है। तभी सब्जी वाले की आवाज आती है और शीला बाहर जाकर कहती है, भैया, टिंडे हैं क्या आपके पास? हाँ बहन जी, कितना दूं? 1 किलो तोल दो भैया। आज तो मैं जी भर के टिंडे खाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। शीला टिंडे अपने घर ले जाकर उसे मधु को देते हुए कहती है, मधु, आज भरवा टिंडे बना दो। बड़े दिनों से खाया नहीं है मैंने, आज जी भर कर खाऊंगी। अब जाना जल्दी से बना दो। मधु भरमा टिंडे बनाकर शीला को देती है और शीला बड़े ही चाव से उसे खाती है। ऐसे ही जब भी शीला को भरवा टिंडे खाने का मन होता, वो बाजार जाकर टिंडे ले आती और उसके भरवा टिंडे बनवा कर खाया करती। मनीषा बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी और अपनी माँ की इकलौती संतान होने की वजह से उसकी माँ विमला उसे बहुत प्यार किया करती थी और लाड प्यार से रखती थी। एक दिन मनीषा जब छोटी थी तो खेलते हुए एक झूले से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे सर पर बहुत गहरी चोट आती है। आसपास खड़े लोग विमला को बताते हैं और विमला मनीषा को गोद में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर मनीषा का इलाज करते हैं और उसके बाद, जी देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अब वो खतरे से भी बाहर है, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है, जिसके कारण उसको दिमागी रूप से कुछ परेशानियां हो सकती है। हो सकता है वो अपनी याददाश्त भूल जाए या कभी कभी कुछ चीजें भूलने लग जाए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, मेरी बच्ची अभी छोटी है, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कोई तो इलाज होगा ना। जी देखिए, इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं है। अगर इलाज होता तो मैं आपको जरूर बताता। शायद आपकी बेटी को पूरी लाइफ इसी बीमारी के साथ बितानी पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर विमला रोने लगती है और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और अब मनीषा की शादी की उम्र हो गई थी, पर मनीषा कभी बस में चढ़कर बस में टिकट लेना भूल जाती है, तो कभी वो कॉलेज की स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर है यह भूल जाती और जाकर स्टूडेंट की सीट पर बैठ जाती। मनीषा का सब लोग मजाक उड़ाया करते। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन विमला की पड़ोसन नेहा उसके घर आती है। विमला, तेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, अब तुझे उसका घर बसा देना चाहिए। कैसी बात करती है नेहा, तू तो उसकी परेशानी जानती है ना, ऐसे में कौन उससे शादी करेगा? अरे तू भी ना कैसी बात करती है, रिश्ते में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। मेरा भाई मैट्रिमोनियल कंपनी में काम करता है और रिश्ते जोड़ता है। मैं उसको बोल देती हूँ कि वे मनीषा के लिए एक अच्छा सा लड़का देख ले। तू बस मुझे उसका बायोडाटा जल्दी से व्हाट्सएप कर दे। विमला ये सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद वो मनीषा का एक अच्छा सा बायोडाटा बनाकर नेहा को व्हाट्सएप कर देती है। विमला मनीषा की परेशानी के बारे में किसी को नहीं बताती। मनीषा बहुत सुंदर थी और उसके लिए बहुत लड़कों का रिश्ता आता है और विमला मनीषा के लिए सुनीता के बेटे सुनील का रिश्ता पक्का करती है और धूमधाम से मनीषा और सुनील की शादी करवाकर उसे अपने घर विदा कर देती है। शादी के दिन तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर शादी के अगले दिन सुबह सुबह रसोई में जाती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है।
माँ माँ कहाँ हो तुम? समय देखा है क्या हो गया है? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा सा नाश्ता बना दो। मनीषा अपनी माँ को आवाज लगा रही थी कि तभी सुनीता वहाँ आती है। बहू तू पहले प्रोफेसर की जगह स्टैंड अप कॉमेडियन थी क्या? कैसी बातें कर रही है तू? हमारे घर की बहू है तो नाश्ता तो तू ही बनाएगी ना, फिर अपनी माँ को आवाज क्यों लगा रही है? मनीषा को सब कुछ याद आ जाता है और जी मैंने सोचा कि अगर मैं मजाक करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपका मूड फ्रेश करने के लिए मजाक कर रही थी। अब आप जल्दी से जाकर बैठिए, मैं कुछ अच्छा सा नाश्ता लेकर आती हूँ। मनीषा की बात सुनकर उसकी सास चली जाती है, जिसके बाद मनीषा खाना बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो चाय बनाती है तो चीनी डालना भूल जाती है, और जब वो पराठे बनाती है तो गलती से पराठे में 2 बार मसाले डालती है, क्योंकि एक बार मसाले डालने के बाद खाना बनाकर सारा खाना अपने पति और सास के लिए लेकर जाती है। और दोनों जैसे ही खाने का पहला निवाला खाते हैं तो खाना थूकते हुए सुनीता को गुस्सा आता है। अरे बहू तू कोई भुलक्कड़ है क्या? क्या खाने में 2-2 बार नमक कौन डालता है? और वही चाय में तू चीनी भी डालना भूल गई। जी माँ जी, आपको नहीं पता क्या कि मुझे भूलने की बीमारी है और मैं छोटी छोटी चीजें ना भूल जाती हूँ। हाय राम जी, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। तुझे इतनी बड़ी बीमारी थी और तेरी माँ ने हमें बताना सही समझा नहीं। मैं अभी फोन करके उसकी खबर लेती हूँ। सुनीता ये बोलकर मनीषा की माँ विमला को कॉल करती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। विमला सुनीता से माफी मांगती है, पर अब तो शादी हो चुकी थी, इसीलिए सुनीता को अपनी भुलक्कड़ बहू मनीषा को अपनाना पड़ता है। मनीषा का मन साफ था। मनीषा को यह नहीं पता था कि उसकी माँ विमला ने मनीषा की बीमारी के बारे में उसके ससुराल में नहीं बताया है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सुनीता बैठकर चिंता कर रही थी तो मनीषा उससे आकर चिंता का कारण पूछती है। अरे तेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया। मैंने अपनी सब सहेलियों को घर आने के लिए वादा किया था सुनील की शादी से पहले, लेकिन अब मैं कैसे बुलाऊं? तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है माँ जी, आप उनको बुला लीजिए, इसमें इतना सोचना क्या। बुला लीजिए तो ऐसे बोल रही है जैसे हलवा हो। तुझे कल रात क्या खाया था ये तो याद रहता नहीं है, उनको क्या खिलाएगी? ओहो माँ जी, वो तो आपको भी याद नहीं रहता। अच्छा आप बताइए क्या खाया था कल रात को? वो बहू, इसको कौन सा याद रहता है? मैं बोल देती हूँ कुछ भी। कल रात तो तूने मस्त मसाला भिंडी बनाई थी ना, सही है ना? बिल्कुल गलत माँ जी, कल रात हमने पालक की सब्जी खाई थी। हाँ याद आया, कल तो तूने पालक बनाया था जिसमें तूने नमक की जगह आटा मिला दिया। पर ये बात तुझे कैसे याद रही? तेरी भूलने की बीमारी सही हो गई है क्या? ओहो माँ जी, आपके दांतों पर पालक लगा है, जिसे देखकर मुझे याद आ गया कि कल पालक खाया था। वैसे हम बात क्या कर रहे थे, मैं भूल गई। सुनीता ये सुनकर अपना सर पकड़ लेती है और मनीषा को फिर से सब कुछ बताती है और मनीषा सबको विश्वास दिलवाकर सुनीता से अपनी सहेलियों को भुलक्कड़ बहू की रसोई में खाने पर बुलाने को कहती है और सुनीता सबको बुलाती है। अगले दिन गर्मा गर्मी का माहौल था। बर्तनों के गिरने बजने की आवाज रसोई से आ रही थी। ये सब शोर सुनकर सुनीता रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि रसोई का गेट अंदर से बंद है और बाहर बोर्ड लगा है, अंदर आना मना है, कार्य प्रगति पर है। अरे बहू, खाना बना रही है सड़क। हाय राम, कहीं भूल तो नहीं गई कि वो इस घर की बहू है और कोई PWD की कर्मचारी नहीं। सुनीता ये बोलकर दरवाजा खटखटाने जा रही थी कि तभी उसकी सहेलियां रानो, पिंकी, सीमा और लता आ जाते हैं, जिसके बाद सुनीता उनके साथ बैठकर बात करने लगती है। कुछ देर बाद मनीषा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और जो अच्छा बना था ये देखकर सुनीता मन मन में सोचती है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? बहू को सब कुछ याद कैसे है? सुनीता ने ये बोला ही था कि तभी उसकी नजर अपनी बहू के गले में टंगे हुए कार्ड पर जाती है, जिसमें उसकी पहचान की सब जानकारी थी। यह देख सुनीता समझ जाती है कि मनीषा को उसके गले में टंगे हुए कार्ड की वजह से सब कुछ याद है। कुछ समय बाद सारी सहेलियों को भूख लगने लगती है और सुनीता सबको ले जाकर खाने की टेबल पर बैठा देती है। सुनीता रसोई का हाल देखने जा ही रही होती है कि मनीषा खाना लेकर आ जाती है। अरे माँ जी, आप अपनी सहेलियों को छोड़कर कहाँ चल दी? चलिए चलिए खाना खाइए। लो, कर दिया गुड़ गोबर।
ना जाने आज ये सहेलियां मुझे बाप की गालियां देकर जाएंगी या भाई की। सुनीता ने ये बोला था कि तभी वो देखती है कि उसकी सहेली पिंकी ने एक निवाला तोड़ा और अपने मुंह में डाला, लेकिन ना ही उसने थूका और ना ही उसके लिए कुछ उल्टा बोला। ये सब होते देख सुनीता हैरान हो जाती है और खाना खाकर देखती है तो ज्यादा स्वादिष्ट तो नहीं था, पर खाने के लायक था। सब मेहमान चले जाते हैं। बहू जरा बता कि मेरी भुलक्कड़ बहू की रसोई में इतना बढ़िया खाना आखिर बना कैसे? माँ जी, मैं भुलक्कड़ हूँ, गधी नहीं। मैंने सब खाना बनाया और क्या क्या डाला कॉपी में लिख लिया है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं फिर से कॉपी रखकर भूल गई, पर फिर भी मैंने खाना चखकर देखा है और उसमें जो जो मसाला मुझे कम लगा मैंने उसमें मिला दिया। जुग जुग जी मेरी बच्ची, आज तूने मेरी लाज रख ली। सुनीता ये बोलकर अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और उसकी सारी खूबी और खामियों के साथ उसे अपना लेती है।